आज मैं क्लास 7 का हिंदी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था। आज मैं पार्ट तीसरा शुरू कर रही हूँ। ये मेरा 6वां लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। इसके पहले की जो मैंने पार्ट और जो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व कराया था, आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, साथ ही साथ याद कर लिया होगा, है ना। और जिन बच्चों ने याद नहीं किया होगा, जिन्होंने कॉपी में नहीं लिखा होगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको कॉपी में लिख लें और उसको अच्छी तरह से लिख करके याद करें। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग अगला लेसन शुरू करेंगे। पार्ट 3 मेरी वसीयत। क्या लिखा है? पार्ट 3 मेरी वसीयत। वसीयत का मतलब तो पहले आपको समझना होगा कि वसीयत किसको कहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने मरने से पहले अपनी, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ऐसा लिख करके छोड़ के जाते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को देखे और उसको फॉलो करे। तो ये चीज़ क्या कहलाती है बेटा? वसीयत। क्या कहलाती है? वसीयत। हर व्यक्ति वसीयत करे ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी वसीयत लिख करके जाते हैं। जैसे किसी की प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, उनके बहुत सारे बच्चे हो, तो वो अपने बच्चों में प्रॉपर्टी बांट देना चाह रहे हो, तो उसकी वो वसीयत करा के जाते कि ये चीज़ उनको दे देना, ये चीज़ उस बच्चे को दे देना, ये चीज़ इस बच्चे को दे देना, या आपस में बराबर रूप से बांट लेना। तो ये चीज़ क्या कहलाती है बेटा? वसीयत कहलाती है। तो ये जो मेरी वसीयत जो पाठ है, ये जो पाठ है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी। अब जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर 1879 को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर 1879 को। तो इन्होंने ये मेरी वसीयत नाम, यानी मेरी वसीयत नाम के लिखा है। उसका कुछ पार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिया है। उन्होंने अपनी वसीयत में क्या लिखा है यहाँ आपको पढ़ना है और उसको समझना है। तो चलिए मैं सबसे पहले रीड कर रही हूँ। मुझे मेरे देश की जनता ने मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे कितना कुछ करूं, वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। क्या लिखा है? मुझे मेरे देश की जनता ने मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं, वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया है, पूजा गया है, लेकिन भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया। यह तो होता ही है कि हम जब बड़े काम किए जाते हैं तो उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहे, कामयाबी की खुशी में और नाकामयाबी के दुख में भी। अब बेटा ये मैंने लेसन को रीड किया है, आपको भी इसी तरह से इसको रीड करना है। इसमें आप लोगों को एक दो वर्ड्स कठिन आएंगे, उसको आप लोगों को लिख करके याद करना है ताकि आप लोग उसकी मात्रा को समझ पाए। अब यहाँ पर आपको जो बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जी अपनी वसीयत लिख रहे हैं और उसमें वो अपने देशवासियों के आभार प्रकट कर रहे हैं। कैसा आभार प्रकट कर रहे हैं? मुझे मेरे देश की जनता ने, जो हमारे देश की जनता है, जो मेरे हिंदुस्तानी भाई और बहन है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं चाहे जितना कुछ कहूँ, वह उनसे एक छोटे हिस्से को में भी नहीं बदल सकता है। मैं उनके बारे में कितना भी कुछ कहूँ, मैं उनका कितना भी आभार प्रकट करूँ, लेकिन वो कम है। ठीक है? इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है। मैं अगर उनके बदले उनको कुछ देना भी चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे प्रेम दिया है, मैं उसके बदले कुछ देना भी चाहता हूँ, तो मैं उसकी कीमत चुका नहीं सकता हूँ। इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया जाता है, पूजा गया है, लेकिन भारत के जो बड़े लोग हैं तो उनके तो सभी आदर करते हैं, सभी पूछते हैं, लेकिन भारत के जो छोटे तबके के भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने भी मेरा सम्मान किया, उन्होंने भी मेरा साथ दिया है।
मैं आशा करता हूँ कि अपने जीवन के बाकी वर्षों में भी देशवासियों की सेवा करता रहूँ, और मैं इन देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ और उनके प्रेम के योग्य साबित होना चाहता हूँ। जो मेरे बेशुमार दोस्त हैं उनके मेरे ऊपर बहुत एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मिलजुल करके काम किया है, बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं जिसमें हमको कामयाबी भी मिली है। कामयाबी मतलब सफलता भी मिली है, और कई बार हम असफल भी हुए हैं। जब सफलता मिली है तो सब खुशी भी जाहिर की है, और जब हम असफल हुए हैं या हमको नाकामयाबी भी मिली है तो हमने साथ ही में बैठ करके क्या किया है, दुख भी महसूस किया है। क्लियर? तो ये कौन कह रहा है बेटा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी लिख रहे हैं, जो उन्होंने इतने सालों में अपना जीवन व्यतीत किया है और उसको वो एक कथा के रूप में लिख रहे हैं, और वही चीज़ उनकी क्या कहला रही है, उनकी वसीयत कहला रही है। क्या कहला रही है? उनकी वसीयत कहला रही है। आगे पढ़ रही हूँ मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बन जाना, धोखे में पड़ना मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूँ तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाए। कहाँ भेज दिया जाए? इलाहाबाद भेज दिया जाए। उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए, और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचाकर न रखा जाए। अब नेहरू जी बता रहे हैं कि मैं सच्चे दिल से अपने देशवासियों को चाहता हूँ। मैं कोई धार्मिक आडंबनाओं में नहीं भरना चाहता। मैं ये जानता हूँ कि मैं अगर मरता हूँ, चाहे मैं अपने देश में मरूँ या चाहे मैं विदेश में मरूँ, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए और उनकी जो अस्थियां हैं उसको लेकर के कहाँ बहाया जाए, कहाँ लेकर के आया जाए? इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था, तो वो मेरी अस्थियों को कहाँ ला लिया जाए? इलाहाबाद में ले लिया जाए। और थोड़ी सी अस्थियां कहाँ बहा दिया जाए बेटा? गंगा नदी में डाल दिया जाए। और बाकी जो चीज़ है, बाकी जो आपकी अस्थि है, जो राख है, उसको क्या किया जाए वो आगे के आपको बताएंगे। क्लियर? गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना में लगाव रहा है। जैसे जैसे बड़ा हुआ हूँ यह लगाव बढ़ता रहा है। मैंने मौसमों के बदलने के साथ साथ इनमें बदलते हुए रंग को देखा है। अब उन्होंने बताया कि तो मेरी अस्थियाँ हैं, कहाँ बहा दिया जाए? थोड़ी सी अस्थियाँ गंगा में बहा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि गंगा में बहाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई उससे धार्मिक आस्था है मेरी उससे, लेकिन मेरे को गंगा और जो यमुना नदी है जिसको मैं शुरुआत से देखते आया हूँ, बचपन से देखते आया हूँ, तो मेरा उनसे लगाव है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें मेरी अस्थियों को बहा दिया जाए। अब उसके बाद आगे लिखा है उन्होंने, और कई बार मुझे याद आई है उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई युगों से उनके साथ जुड़ी हो गई हैं और उनके बहुत बहते हुए पानी में घुल मिल गई है। आपको बता रहे हैं कि गंगा और यमुना से उनका बहुत लगाव था। उन्होंने उसके बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है। उनसे जुड़ी हुई कई पौराणिक कथा मतलब पुरानी जो कई सालों से चली आ रही उन कथाओं कहानी को सुना है, इसलिए उनकी उससे आस है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई भारत की जातियाँ, स्मृतियाँ, उनकी आशाएं और उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशानी रही है, सदा बदलती, सदा बहती फिर वही गंगा की गंगा। वह मुझे याद दिलाती है हिमाचल की बर्फ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है। जिसके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों को, जहाँ काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है, और शाम के साय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा, और बरसात में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुई यही गंगा मेरे लिए निशानी है। भारत की प्राचीनता की यादगार की जो बहती आई है, वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। अब यहाँ पर गंगा के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? गंगा के बारे में बताया। गंगा नदी भारत में ही है, जनता की प्रिय है,
उसके साथ बहुत सारी उनकी यादें जुड़ी हुई है। जब गंगा बहुत बारिश के दिनों में बहुत विशालकाय होती है, समुद्र में जाकर के गिरती है। जब आपको गर्मी के दिनों में वो सिकुड़ जाती है तो उसके बारे में बताया, सुबह कैसा उसका समय रहता है, दोपहर में कैसी रहती है और शाम को कैसी रहती है। वो हिमालय की चोटियों के बारे में बताया है कि जो बर्फ़ से ढकी होती है। मतलब टोटल इन्होंने गंगा के बारे में यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन किया है। भले ही मैंने पुरानी रीति और रस्मों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है, जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ। मुझे फ़र्क है इस शानदार उत्तराधिकारी का, इस विरासत का जो हमारी रही है और हमारी है। और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं इन हम सबों की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ जो कि कभी नहीं और कहीं भी नहीं टूटी है और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारंभ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं इसकी बेहद कद्र करता हूँ और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाए, मैं चाहता हूँ कि उसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर के बिखेर दिया जाए, उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। अब इसके पहले के इसमें उन्होंने गंगा की व्याख्या की है। अब उन्होंने ये बताया कि मैं पुरानी रीति रिवाजों को नहीं मानता हूँ, मैं उसको ओढ़ करके नहीं रहना चाहता क्योंकि वो रीति रिवाज से लोगों का भलाई नहीं होने वाली है, उससे लोगों का उद्धार नहीं होने वाला है, लोगों का विकास नहीं होने वाला है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं पुरानी रीति रिवाजों को तोड़ करके लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ। फिर भी लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं तो उसको माने, लेकिन उसके बाद भी वो अपना विकास करें, ये नेहरू जी बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि मैं बहुत से उन लोगों की कदर करता हूँ जो लोग मुझे प्रेरणा देते हैं, जो मुझे हिम्मत देते हैं, जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। और उसी प्रकार से मैं ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि जो मैंने बताया था कि जो मेरी अस्थियाँ हैं, वो अस्थियाँ को कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए और जो कुछ बाकी बची भस्म है, जो बाकी बची राख है, वो बहुत ऊंचाई पर हवाई जहाज की सहायता से ले जाया जाए और वहाँ के जो भारत के जो खेत है उन खेतों में बिखेर दिया जाए, ऊपर से वो बिखेर दिया जाए ताकि वो खेतों में जाकर गिरे, जहाँ से किसान लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और वो उस मिट्टी का क्या हो जाए, अंग बन जाए। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है, ये उनकी एक वसीयत है जिनको जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मरने से पहले लिखा था ताकि वो भारतवासियों को बता सके कि मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है। वसीयत का मतलब होता है कि जो उनकी अंतिम इच्छा होती है वो आपको पहले ही वो लोग लिख लेते हैं कि मेरी क्या अंतिम इच्छा है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है बेटा, वसीयत। तो यहाँ पर आप लोगों को नेहरू जी की वसीयत के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये समझना होगा कि नेहरू जी ने क्या क्या बताया। उसने बताया है कि जो गंगा नदी है वो बहुत महान नदी है, जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सब उनने मिलजुल कर यहाँ काम किया, देश को बढ़ाने में मदद किया है। उसने हिमालय पर्वत का वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ कर रहने वाले जो लोग धार्मिक विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास रखते हैं, तो उनसे बोला है उन्होंने कि पुरानी रीति रिवाजों को तोड़कर वो आगे बढ़े ताकि उनका विकास हो सके। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये हो गया था आपका पाठ। अब इसके आगे के हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर को करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज करके लिखिए। यहाँ पर लेसन में आए आपके बहुत सारे शब्द हैं, इस शब्दों के अर्थ को आपको खोज करके लिखना है। पहला है मुमकिन। क्या लिखा है ये शब्द, मुमकिन। मुमकिन का मतलब होता है संभव। जैसे कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है बोलते हैं ना, तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है, तो ये इसका मुमकिन का मतलब क्या होता है बेटा, संभव। सेकंड शब्द है एहसान। एहसान का मतलब होता है बेटा उपकार। एहसान का मतलब क्या होता है, उपकार। थर्ड शब्द है रस्में। रस्में का मतलब होता है रीति रिवाज। रस्में का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। अगला शब्द है ताल्लुक। ताल्लुक का मतलब होता है संबंध। ताल्लुक का मतलब है संबंध। अगला शब्द है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ का मतलब होता है यादें।
फिर है दरख्वास्त, क्या शब्द है ये? दरख्वास्त। दरख्वास्त का मतलब होता है प्रार्थना। फिर अगला शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है बेटा इच्छा। आकांक्षा मतलब क्या होता है? इच्छा। फिर शब्द है आपका कीमती। कीमती का मतलब होता है मूल्यवान। फिर है शरीक। शरीक का मतलब होता है बेटा शामिल होना। शरीक का मतलब क्या होता है? शामिल होना। फिर अगला शब्द है साबित। साबित का मतलब होता है सिद्ध करना। फिर अगला शब्द है ख्याल। ख्याल का मतलब होता है बेटा विचार। फिर है मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब होता है बेटा प्यार। फिर है उसके बाद है ये कख्र लिखा है, कख नहीं, ये शब्द है फन। क्या शब्द है? फन। फन का मतलब होता है गर्व। फन का मतलब क्या होता है बेटा? गर्व। फिर है कद्र। कद्र का मतलब होता है बेटा सम्मान। कद्र का करना मतलब होता है सम्मान करना। तबका। तबका का मतलब होता है समुदाय। कामयाबी। कामयाबी का मतलब होता है बेटा सफलता। फिर है अगला शब्द है बेशुमार। बेशुमार का मतलब होता है अनगिनत। बेशुमार का मतलब क्या होता है? अनगिनत। अगला शब्द है पौराणिक। पौराणिक का मतलब होता है पुराणों से संबंधित। पौराणिक का मतलब क्या होता है? पुराणों से संबंधित। फिर अगला शब्द है आहिस्ता। आहिस्ता का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे। आहिस्ता मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। फिर अगला शब्द है सिलसिला। सिलसिला का मतलब होता है क्रम। सिलसिला का मतलब क्या होता है? क्रम। फिर अगला शब्द है विरासत। विरासत का मतलब क्या होता है बेटा? धरोहर। विरासत का मतलब क्या होता है? धरोहर। तो ये शब्दार्थ को आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये आपके पाठ में आए हुए शब्द हैं जिसका अर्थ आपको यहाँ पर बताया गया है। इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब चलिए हम लोग इसके अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर प्रश्न दिए, उसके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न दिया है, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही है? नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही है? तो हमको इसका उत्तर लिखना है। नेहरू जी ने कहा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर बहुत से एहसान है। नेहरू जी ने क्या कहा है? नेहरू जी ने कहा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर बहुत से एहसान है। इन दोस्तों और साथियों ने मेरी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों में मेरा साथ दिया है। इन दोस्तों और साथियों ने मेरी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों में मेरा साथ दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी है? गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है? नेहरू जी के लिए गंगा का महत्व धार्मिक न होकर दार्शनिक तथा ऐतिहासिक रहा है। नेहरू जी के लिए गंगा का महत्व धार्मिक न होकर दार्शनिक तथा ऐतिहासिक रहा है। उनका मानना था कि गंगा अपने उद्गम से अपने समापन तक की यात्रा में एक संपूर्ण सभ्यता और जीवन शैली को विकसित करती है। गंगा क्या करती बेटा? कि गंगा अपने उद्गम से अपने समापन तक की यात्रा में एक संपूर्ण सभ्यता और जीवन शैली को विकसित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार से किया है? नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार से किया है? पहला है सुबह के समय। सुबह के समय गंगा का स्वरूप एक चपल चंचल बालक सा लगता है जो उछल कूद और खुशी में मग्न रहता है। सुबह के समय क्या रखता है? सुबह के समय गंगा का स्वरूप एक चपल चंचल बालक सा लगता है जो उछल कूद और खुशी में मग्न रहता है। शाम के समय गंगा कुछ उदास सी धीर गंभीर नजर आती है। शाम के समय गंगा कुछ उदास सी धीर गंभीर नजर आती है। तीसरा है सर्दी के समय धुंध की चादर में गंगा किसी बुजुर्ग सी नजर आती है जो अपने गर्म कंबल में खुद को समेटे रहा है। जो अपने गर्म कंबल से खुद को समेट रहा है। फिर से लिख पढ़ रही हूँ मैं। सर्दी के समय धुंध की चादर में गंगा किसी बुजुर्ग सी नजर आती है जो अपने गर्म कंबल से खुद को समेट रहा है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर था। अगला चौथा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? आपको इसका आंसर लिखना है। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत कर अन्न उपजाते हैं। फिर से पढ़ रहे मैं इसको। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। ये आपका प्रश्नों के उत्तर हो गए आप लोगों के।
इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं जिसका उच्चारण करने बताया है आप लोगों को। पहला शब्द दिया है मोहब्बत। कौन सा शब्द दिया है? मोहब्बत। दूसरा शब्द दिया है बेशुमार। तीसरा शब्द दिया है एहसान। चौथा शब्द दिया है शरीक। पांचवा शब्द दिया है ताल्लुक, पौराणिक, स्मृतियाँ, फख्र, उत्तराधिकारी, प्रेरणा, दरखास्त, पुष्टि, श्रद्धांजलि। ये शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ना और वी उपसर्ग लगा करके शब्द बनाना है। जैसे कामयाबी तो नाकामयाबी, समझ तो ना समझ, काबिल नाकाबिल, बालिग नाबालिग, मुमकिन नामुमकिन। उसी प्रकार से वी उपसर्ग लगाना है। देश विदेश, योग वियोग, जय विजय, राग विराग, ज्ञान विज्ञान। अब आप लोगों को यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए, इसका अर्थ बताना है और इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है अस्थियाँ। अस्थियाँ मतलब होता है बेटा हड्डियाँ। अस्थियाँ मतलब क्या होता है? हड्डियाँ। नेहरू जी की अस्थियों को इलाहाबाद में विसर्जन किया गया। नेहरू जी की अस्थियाँ कहाँ विसर्जन किया गया? इलाहाबाद में विसर्जन किया गया। दूसरा है परंपरा। परंपरा का मतलब होता है बेटा रीति रिवाज। अतिथि का स्वागत सत्कार करना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। अतिथि का स्वागत सत्कार करना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। अगला है विजयगान। विजयगान का मतलब होता है जयगान। छत्रपति शिवाजी का विजयगान पूरे भारतवर्ष में होता है। छत्रपति शिवाजी का विजयगान पूरे भारतवर्ष में होता है। अगला है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ का मतलब होता है यादें। वीर पुरुषों की स्मृतियाँ हमारे मन में सदैव बनी रहती है। वीर पुरुषों की स्मृतियाँ हमारे मन में सदैव बनी रहती है। अगला शब्द है प्रेरणा। महापुरुषों की वाणी प्रेरणादायक होती है। महापुरुषों की वाणी क्या होती है? प्रेरणादायक होती है। अगला लास्ट शब्द है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है वारिस। पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्या है इसका वाक्य? पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। वाक्य आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं, बस वाक्य रचना आपकी सही होनी चाहिए। अब इसके बाद है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर नहीं और न द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान में नहीं या न लिखना है। तो मैंने इसको लिखा है मैं आज सभा में नहीं जाऊंगा। क्या आएगा यहाँ पर? नहीं। और न तुमको जाने दूंगा। क्लियर? दूसरा है माँ ने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया और न ही खुद बनाया। क्लियर? अगला है नेहरू जी ने कहा मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। क्लियर? राजू को आज खेलने न दिया जाए क्योंकि उसने शाला का कार्य पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर नहीं भरना था वहाँ नहीं लिखा है और जहाँ पर न आएगा वहाँ पर न लिख करके इसको फिलअप कर दिया गया है। ठीक है? दिए गए वाक्यों को छाट करके लिखिए। प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। कौन प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है? गंगा। पुराण में प्रत्यय लगाकर पौराणिक शब्द बनता है। पुराण में इक प्रत्यय लग करके पौराणिक शब्द बनता है। बेशुमार शब्द में उपसर्ग है। बेशुमार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बे उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बे उपसर्ग है। इसके अलावा ये जो आपको दिया था, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को अलग कीजिए। मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। आपको इसको दो वाक्यों में, इसको एक की से इसको एक वाक्य बना दिया गया है, इसको दो वाक्य बनाना है। तो मैं चाहता हूँ, फिर उसके बाद की को हटा दिए, हिंदुस्तान इन जंजीरों को तोड़ दे। अब अगला वाक्य दिया है आप लोगों को, मुझे यह अच्छी तरह से मालूम है कि मैं इस जंजीर की एक कड़ी हूँ। तो क्या हो जाएगा? मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है, पूर्ण विराम, मैं भी इस जंजीर की एक कड़ी हूँ। की को अलग कर देना है तो ये दो वाक्य बन जाएंगे। मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य? पहला वाक्य हो जाएगा मैं यह दरख्वास्त करता हूँ। दूसरा वाक्य हो जाएगा मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए। बस की को आपको हटा देना है और दूसरा वाक्य बना लेना है। अगला है आपका, मैं चाहता हूँ कि भस्म को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। इसका हो जाएगा मैं चाहता हूँ पहला, और दूसरा वाक्य हो जाएगा भस्म को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर के बिखेर दिया जाए। ये इसका दूसरा वाक्य हो जाएगा। तो इस सब चीज़ को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, इस लेसन को पढ़ना है, वाक्य रचना समझना है और इसके फिर क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद इसको अच्छी तरह से याद करना है।
तो ये आप लोगों का तीसरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे। इसका चौथा जो लेसन है पार्ट 4 2 कविताएं। तब तक आप लोग इसको पूरा अच्छी तरह से लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।